as you fade away. खाने के दौरान खान साहब मुझे मुसलसल गर्म रोटियां ऑफर करते रहे। मैं खान साहब का ये रूप देखकर बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि खान साहब बड़े ही बुरे मेजबान मशहूर हैं। खान खाने के दौरान अपने बेटे सुलेमान को याद करता रहा। खान मेरे खाना खाने की तहजीब को देखकर भी बड़ा इम्प्रेस हो रहा था। उसका कहना था कि तुम तो बड़े खूबसूरत अंदाज से खाती हो, जबकि मेरी पिछली बीवी जमाइमा बहुत ही गंदे तरीके से खाती थी। खाना खत्म होने के बाद खान हाथ धोने अंदर चला गया। खान के जाने के बाद मच्छरों ने मेरे पैरों पर हमला कर दिया। मैं तिलमिला कर रह गई। कुछ देर के बाद खान की वापसी हो गई। खान कुर्सी मेरे नजदीक करके मेरे पास बैठ गया। इस बार खान कुछ बदला बदला सा लग रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने फौरन बोला, खान साहब, मेरे पैरों को मच्छरों ने खा लिया है। अगले ही लम्हे खान ने मेरे पैरों को अपने हाथों से पकड़ लिया और सहलाने लगा। मैं जैसे कुर्सी पर उछल पड़ी। इसके बाद खान थोड़ा आगे हुआ मुझे चूमने के लिए। मैं सकते में थी। फिर एकदम रुका और उठा और मुझे एक हाथ से खींचता हुआ नीचे जंगल की तरफ ले गया। मैं दम बखुद इसके पीछे भागती जा रही थी। हम एक अंधेरी जगह पहुंच गए। खान ने मुझे एकदम घुमाया और मुझे अपने सामने करके मेरा हाथ छोड़ दिया। शायद खान को डर था कि घर के पास हम दोनों को कोई देख न ले, इसलिए वो मुझे इतनी दूर तारीकी में ले आया था। यकदम खान, जो पहले जरा आहिस्ता थी मगर साथ ही फुल जज्बाती हो गई, मैंने फौरन बचाव किया और खान की छाती पर दोनों हाथ रखकर खान को धक्का दे दिया। मैं खौफ से कांपने लग गई। मैंने फौरन बोला, खान, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैं फौरन जमीन पर बैठ गई। मुझे गुस्सा आने लगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई। मैं इसी सुलूक के काबिल थी। मैंने नजर उठा के खान को देखा। खान फौरन बोला, तुम क्या समझती हो? मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं शुरू से जानता हूँ कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रेहाम खान, बस शादी और कुछ नहीं। मैं बोली, खान तुम पागल हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो बगैर मुझे जाने? ऐसे कौन शादी करता है? मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जान गया हूँ, बस काफी है। मैंने अपने मुर्शिद से पूछा है, बस मुझे उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही उन्होंने मुझे ओके कर दिया, हम दोनों शादी कर रहे हैं। मुझे खान साहब की किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। शायद दुनिया में किसी ने किसी को ऐसे भोले तरीके से प्रपोज नहीं किया था जैसे इस दिन खान साहब ने मुझे किया। खान ने दोबारा बोलना शुरू किया। कहने लगा, बस मुझे शादी की जरूरत है और मुझे तुमसे बेहतर और कोई नहीं लगा। बस मुझे तुम्हारे माँ बाप के नाम चाहिए। मैंने कुछ चेक करवाना है। क्या? मैं गुस्से में बोली, क्या मुझे भी इस बारे में कुछ बोलने या सोचने की इजाजत है? ये सारे फैसले अपने ही करने हैं। खान बोला, देखो रेहाम, असूलन तो हमें बागों में फिरना चाहिए, हाथों में हाथ डालकर गाने गाने चाहिए, होटलों में कैंडल लाइट डिनर करने चाहिए। मगर खुद सोचो, तुम रेहाम खान हो और मैं इमरान खान, तो हमें यह दरमियान की बकवास स्किप करनी पड़ेगी। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई, लेकिन मैं फिर इसको एक जिद्दी बच्चे की तरह समझाने लगी। देखो इमरान, मुझे नहीं पता तुमने क्या सोच के आज मुझसे ये बात की है। मैं एक आज़ाद औरत हूँ और मैं अपनी आज़ादी को बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हारी झमेलों से भरी जिंदगी में दाखिल होने की, और मैंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए बड़ी लंबी जंग लड़ी है। जैसे ही मैंने अपना जुमला मुकम्मल किया, खान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई और बोला, मेरे लिए ना सही, नए पाकिस्तान के लिए तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें मेरे मिशन में मेरी मदद करनी होगी। हम दोनों एक बेहतरीन टीम साबित होंगे।
मैं फिर बोली, खान साहब, मैंने इस मुल्क के लिए जितना करना था काफ़ी है। मैं अब अवाम को खुश करने के लिए शादी नहीं कर सकती। वैसे भी खान, तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। खान, तुम्हारी मिसाल इस शहजादी जैसी है जिसको एक टावर के अंदर कैद करके रखा गया था। फिर एक शहजादा आया और उसने इसको आज़ाद कराया। मैं वो शहजादा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। खान बोला, तुमने कहानी तो सही सुनाई है, लेकिन इस कहानी में मैं वो शहजादी नहीं बल्कि शहजादा हूँ। मैं तुम्हें एक नई दुनिया से मुतारिफ कराऊंगी। मैं जब ना मानी तो खान ने बोला, चलो लानत भेजो, आओ वॉक करते हैं। चलते चलते जब खान मेरे करीब हुआ तो मैं फौरन बोली कि अगर अब तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारे वहां पर लात मार दूंगी। खान कहका लगाकर हंस पड़ा और बड़ा अच्छा बच्चा बन गया। चलते चलते मैंने खान को बताया, खान, तुम्हें पता है मैं 42 साल की हूँ। खान ने इत्मीनान का सांस लिया और बोला कि ये तो और भी अच्छी बात है। तुम एक मैच्योर औरत हो, मगर लगती बिल्कुल फ्रेश गुलाब की मानिंद हो। कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा पाएगा कि मैंने किसी बेटी की उम्र से शादी की है। चलते चलते खान एकदम रुका और मुझसे सवाल किया कि क्या वो मार पेट करता था? मतलब तुम्हारा साबिका शौहर, क्या वो शराबी था? मैंने सवाल हाँ ना में टाल दिया। खान बोला, सबकी जिंदगी में अच्छे बुरे दिन होते हैं। मेरा बाप एक जालिम इंसान था। वो रोज अपनी रखेल के पास से शराब के नशे में धत घर आता था और आकर मेरी माँ को मारता था। मैं रोज अपनी माँ को मार खाते और अपनी माँ की तजलील होते देखता था। मैं दुआ करता था कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं और एक दिन अपने बाप के पेट में चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दूं। मैं अपनी माँ को रोज तकलीफ में देखता था। वैसे तो मैं बड़ी सख्त औरत हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिघल गई। मुझे अचानक अपना बेटा साहिर याद आ गया कि वो भी शायद खान वाली तकलीफ से गुजरता होगा जब मुझे एजाज से पिटते देखता होगा। खान फिर बोला, तुम जानती हो ये गंजे बहुत हरामी हैं। ये सब मेरी निजी जिंदगी पर हमले करते हैं ताकि मुझे जलील कर सके। मैं बहुत साल से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आज तक मुझे तुम्हारे जैसी मुकम्मल औरत नहीं मिली जो मेरी जिंदगी के लिए परफेक्ट हो। मुझे अपने बेटों की बहुत याद आती है, मगर अफसोस वो मेरे साथ यहाँ आकर नहीं रह सकते। मेरे बेटे सुलेमान को आज भी लगता है कि मैं और जमायमा शायद दोबारा एक हो जाएंगे। एक दिन मेरा बेटा इतना दिल बर्दाश्ता हो गया कि मुझे कहने लगा, बाबा, क्या हम चारों जन्नत में एक साथ रह सकेंगे? खान की सारी कहानी सुन के मैं खुद बड़ी दिल बर्दाश्ता हो गई। यहाँ तक कि मैं खान को आगे बढ़ के हक देना चाहती थी कि अचानक जो दौरा कुछ देर पहले मुझे पड़ा हुआ था खान को पड़ गया। इसने फौरन ड्राइवर को आवाज दी और उसको ऑर्डर किया कि बीबी को घर छोड़कर आओ। मैं भी बोझल कदमों के साथ गाड़ी में जाके बैठ गई और रास्ते में सोचने लगी कि मैं इस मुलाकात को और शाम को क्या नाम दूं और इसका क्या मतलब निकालूं। कुछ दिन के बाद खान का मैसेज आया। मैसेज इस दफा भी बड़ा धमाका खेज था। खान ने बोला, बुरा ना मनाना, इस दिन मैंने तुम्हें इसलिए जल्दी भेज दिया क्योंकि मुझसे मेरी एक दोस्त ने मिलने आना था। रात के खाने के बाद मैंने इसके साथ पूरी रात गुजारी और हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। तुम्हें याद होगा इस दिन मैं तुम्हें अपना माजी बताते हुए काफी गमगीन हो गया था। मैं खान के इस बेहुदा एतराफ पर सख्ते में चली गई। मैंने खान को साफ लिखा कि आइंदा मुझे मैसेज मत करना। हम दोनों दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं। किसी लड़की को फुल टाइम किस करने के बाद, इसको शादी के लिए प्रपोज करने के बाद, इसको घर भेजकर किसी और के साथ रात गुजारने वाली जिंदगी आपको ही मुबारक हो खान साहब। खान के इस मैसेज के बाद मैं शॉक तो थी, लेकिन खुश भी थी कि कम अज कम मुझे खान की असलियत के बारे में शुरू में ही पता लग गया। खान सिर्फ मुझसे शादी करके मुझे इस्तेमाल करना चाह रहा था ताकि दुनिया के सामने साबित कर सके कि वो कितना घरेलू आदमी है। मुझे अपने कोलीग की बात इस दिन शिद्दत से याद आई। उसने मुझे खबरदार किया था कि जो मर्जी करना, लेकिन कभी खान के साथ सूना मत। मैं अपनी फिल्म जानान बना रही थी।
मुझे फिल्म के लिए फाइनेंसर्स की ज़रूरत थी। मैं एक मीटिंग में बैठी थी कि अचानक मुझे एक अजनबी नंबर से कॉल आना शुरू हो गई। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि किसका नंबर हो सकता है। मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे 440 वाट का झटका लगा। वही था, भारी आवाज़ में बोला, हेलो। मैं घबराहट में बस इतना बोल सकी, बाद में बात होती है, मैं मीटिंग में हूँ। खान ने बस इतना बोला, ओके, फारिग होकर कॉल करो। मैं तमाम मीटिंग में यही सोचती रही कि उसने मुझे क्यों फ़ोन किया, आखिर क्या वजह हो सकती है। मैं ये भी सोच रही थी कि वो बहुत एंजॉय कर रहा होगा मुझे हैरान करके। फिर मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे इस दिन इसके साथ ज़्यादा बुरी तरह बात करनी चाहिए थी ताकि खान को क्लियर हो जाता। मीटिंग ख़त्म होते ही मैंने इसको मैसेज किया कि मैं फारिग हो गई हूँ। 2 मिनट बाद इसकी कॉल आ गई। मुझे बस इतना याद है कि मैंने इसके साथ बहुत बदतमीजी से बात की और इसे पता नहीं क्या कहा। मैं आज भी सोच सकती हूँ कि वो फ़ोन के दूसरी तरफ बैठा हुआ मेरे सारे गुस्से से कितना लुत्फ उठा रहा होगा। जब मैं बोल बोल कर थक गई तो इसका 3 लफ्ज़ी जवाब आया, जल गई क्या। मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है जलने की, मैं तुम्हारे टाइप की औरत नहीं हूँ, ना ही मुझे तुम्हारी टाइप में कोई इंटरेस्ट है। खान बोला, मैं दोबारा मुलाकात चाहता हूँ। मैं बोली, खान साहब, आपको हर वो चीज़ जिसकी आप ख्वाहिश करें नहीं मिल सकती। शायद आपको आदत पड़ चुकी है ऐसी ट्रीटमेंट की, मगर मुझे आदत नहीं किसी मर्द को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक ट्रीटमेंट देने की। खान बोला, बेबी तुम वाकई बड़ी गुस्सीली हो, बिल्कुल एक टाइगर्स की तरह। मैं फिर गुस्सा में बोली, खान, मैं ना तुम्हारी बेबी हूँ ना ही टाइगर्स। खान ने साथ ही फास्ट बॉलिंग से सीधी सुपन बॉलिंग कराना शुरू कर दी। बड़ा लंबा मैसेज आया जिसमें मुझे समझाया गया कि मैं ओपन माइंडेड औरतों का आदी हूँ। मुझे कभी इस काम के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं जानता हूँ ये बहुत बुरी बात है, मगर इस बुराई से जान छुड़ाने के लिए ही तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वैसे भी मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने खान को बीच में काफ़ी समझाने की कोशिश की कि खान, तुम सही तरह से समझ नहीं रहे कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। मगर खान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टाइप का बन जाऊंगा। बस मुझे अपने मुर्शिद की तरफ से इशारे की ज़रूरत है। खान के कहने का मतलब इस्तिखारा था, जो ऐसे मौका पर किया जाता है। मैं तो इसकी बात का यही मतलब समझी। मैं इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या जवाब दूं। वो बस हुक्म सादर करता जा रहा था। वो शदीद मेहनत कर रहा था, मुझे जानने की कोशिश कर रहा था, मुझे सब बता रहा था कि इसके और जमाइमा में ऐसा क्या हुआ कि वो रिश्ता ख़त्म हो गया। वो मुझसे कुछ नहीं छुपा रहा था। वो अपने बच्चों को बहुत याद करता था। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके बच्चों की भी मुझ जैसी माँ हो, ताकि सब साथ रह सकी। इसको बड़ा दुख था कि जमाइमा इसके बच्चों को इसके खिलाफ भड़का रही थी और वो बेबस था। वैसे तो मैं बड़ी सख्त औरत हूँ, लेकिन बस भाई और कितनी सख्त बनूं। आखिर में 2 महीने की मुसलसल ताबड़तोड़ हार्ड हिटिंग के बाद पिघल गई। खान वाकई एक उम्दा खिलाड़ी है। वो जानता है मुखालिफ को कैसे थकाना है। आखिर रेहाम खान भी थक गए और खान के आगे अपना आप सरेंडर कर गए।